प्रणाम साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है पवार क्लासेस देवपुरा में। आज हम आपके लिए लाए हैं पर्यावरण अध्ययन सीरीज़ 2, जिसमें मोस्ट 30 क्वेश्चन डाले हैं हमने, जो रीट L1 के लिए स्पेशल रहेंगे। अगर आप सब मेरे पुराने साथी हैं तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और जो नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और जल्दी से इस टेस्ट सीरीज़ में अपने बेस्ट उत्तर देने की कोशिश करें। तो आइए शुरुआत करते हैं अपन पहले सवाल की ओर। वैसे ये सीरीज़ मैंने 150 क्वेश्चनों के अनुसार बनाई हुई है, इसलिए आपको पहला सवाल 121 नंबर से मिलेगा, क्योंकि अपन बाद में ऐसी छोटी छोटी सीरीज़ों के बाद में अपन डायरेक्ट बड़ा टेस्ट 150 क्वेश्चन का लेंगे, इसलिए मैंने सीरीज़ कुछ इस हिसाब से तय किए। तो आइए अपन पहले सवाल की ओर चलते हैं, जो 121 नंबर से शुरू होगा। तो टॉप 30 क्वेश्चन डाले हैं, उसमें आपको अच्छा लगेगा। तो पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र नहीं है। देखो, पहला ही प्रश्न आया है आपके सामने, नो, नेवर, जो इसमें गलत आंसर होगा, जो कभी नहीं सही नहीं होगा। तो पहला ही सवाल पूछा है आपको, पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र नहीं है, तो पहला ऑप्शन आपके सामने पर्यावरण तथा पारिस्थितिक का अध्ययन, दूसरा पर्यावरण अवबोधन का विकास करना, तीसरा संसाधन संरक्षण एवं पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, और चौथा है पर्यावरण व मानव स्वास्थ्य के अध्ययन की उपेक्षा करना। देखो, पहला ही सवाल आपके सामने, और पहले ही सवाल में आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा कि 3 राइट होंगे और 1 गलत होगा, और वो जो गलत होगा वही अपना राइट होगा। तो देखिए कौन सा वाला राइट होगा। तो कौन सा वाला राइट होगा, तो साफ दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे उपेक्षा की बात कही है, तो जाहिर सी बात अपना राइट नंबर डी हो जाएगा। तो 121 में राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला सवाल चलते हैं 122 की ओर। सवाल अच्छा है, जो अपना रीट लेवल आने लायक सवाल है। पहला सवाल दूसरा सवाल है, सॉरी, 122 का, पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख महत्व क्या है। पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख महत्व, इम्पोर्टेंसी पूछी अब की बार। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने, पर्यावरण अध्ययन से बच्चों में पर्यावरण के बारे में सही समझ विकसित हो जाती है। दूसरा है, पर्यावरण अध्ययन से प्राकृतिक तत्वों के साथ मानव के भावात्मक संबंध स्थापित नहीं हो पाते हैं। तीसरा, पर्यावरण संबंध अध्ययन से बालक अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहता है। चौथा ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन यह बताता है कि किस प्रकार मानव पर्यावरण को नष्ट किए बिना उसका लाभ उठा सकता है। देखिए, शानदार प्रश्न अब की बार फिर से। तो पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख महत्व क्या है, ये आपको बताना है यहाँ पे 122 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो मित्रों इसका मजबूत उत्तर क्या होगा जो बताना है आपको। तो इसका राइट मजबूत उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। पर्यावरण अध्ययन से प्राकृतिक तत्वों के साथ मानव के भावात्मक संबंध स्थापित नहीं हो पाते, ये इसका प्रमुख महत्व है। ठीक है, बाकी सब तो होते हैं, लेकिन प्रमुख महत्व पूछा है कि भावात्मक संबंध स्थापित नहीं हो पाते हैं। तो मजबूत उत्तर आपका बी वाला राइट हो जाएगा 122 में। अगला सवाल 23वां सवाल है, यानी आपके तीसरा नंबर का सवाल है, लेकिन सीरीज़ के अनुसार 123 नंबर का सवाल है। तो सामाजिक पर्यावरण अध्ययन विषय के अध्यापन का मुख्य लक्ष्य है। कौन सा लक्ष्य है? छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास करना, छात्रों में नागरिकता के कर्तव्यों का बोध कराना, छात्रों को बीते हुए युग के मानव द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी देना, या छात्रों को समृद्धि जीवन जीने के गुण बताना। तो इसमें पूछा है, क्या पूछा है कि मुख्य अध्यापन का मुख्य लक्ष्य है सामाजिक पर्यावरण अध्ययन विषय के लिए मुख्य लक्ष्य पूछा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रमुख उत्तर ढूंढना है, छात्रों में नागरिकता के कर्तव्यों का बोध कराना, छात्रों को बीते हुए युग के मानव द्वारा किए गए कार्यों की। तो देखो, सामाजिक की बात करा तो आपका राइट आंसर होना चाहिए ए, ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक गुणों का विकास करेंगे। भाई सीधी सी बात, मुख्य लक्ष्य यही रहेगा। तो आपका 23वें में ए हो जाएगा। अगला सवाल, शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि आगमन विधि का प्रमुख गुण है। गुण पूछ रहा है, क्वालिटी पूछ रहा है 124 नंबर के सवाल में। ऑप्शन नंबर 1,
इस विधि में समय अधिक लगता है। इस विधि यानी ये विधि सभी प्रकरणों के लिए उपयोगी नहीं है। तीसरा है अनुभवी व प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी के कारण यह विधि सफल नहीं हो पाती। चौथा है इस विधि में पाठ्य वस्तु को याद करने अथवा रटने की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रमुख मोस्ट क्वेश्चन मतलब क्वालिटी पूछ रहा है, प्रमुख क्वालिटी पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, गुण पूछ रहा है तो डी वाला राइट हो जाएगा। 124 में क्या राइट हो जाएगा अपना, डी वाला राइट हो जाएगा। यानी पाठ्य वस्तु को याद करने और रटने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये उदाहरण से नियम की ओर चलती है, यानी पहले समझ से चलती है, यानी समझ के ऊपर निर्धारित होती है, इसलिए रटने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि बच्चा पहले से समझ जाएगा। अगला सवाल है 125 सीरीज के अनुसार 5 नंबर का सवाल है। तो सवाल कह रहा है आपके सामने, निगमन विधि का गुण नहीं है। प्रश्न शानदार है। इस विधि द्वारा विद्यार्थी कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इस विधि में छात्रों को कम परिश्रम करना पड़ता है। इस विधि में छात्रों को रटने की आदत पड़ जाती है। यह विधि कक्षाओं के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि है। कौन सा राइट है, ये नहीं पूछ रहा है, नो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 125। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इस विधि में छात्रों को रटने की आदत पड़ जाती है, ये इसका गुण नहीं है। अगला सवाल है मित्रों 126 नंबर का सवाल, शानदार प्रश्न है ये भी। प्रायोजना विधि के जन्मदाता, पहला ऑप्शन रूसो, दूसरा किलपैट्रिक, तीसरा वाटसन, चौथा जॉन मेयर। ये पहले भी आया हुआ है सवाल, अपन ने पहली सीरीज में की थी तब। तो इसका राइट आंसर सीधा सा है, प्रायोजना विधि के जन्मदाता किलपैट्रिक, ये ध्यान रखना। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। कई बार पूछा जाता है ये सवाल, और लोग बहुत से कन्फ्यूजन रहते हैं इस प्रायोजना विधि में, प्रोजेक्ट विधि है ये, ठीक है। अगला सवाल 27 नंबर का सवाल है। बड़े सवाल ज़्यादा हैं अब की बार, यार ये ऐसे टाइप के प्रश्न आते हैं परीक्षा में। अगला सवाल है, समस्या समाधान प्रविधि की सफलता किस पर आधारित है। प्रश्न अच्छा है। पहले बालकों को सरल फिर कठिन समस्याएं देनी चाहिए ताकि धीरे धीरे सफलता प्राप्त करते हुए कार्य करें। दूसरा है, समस्या बालकों की रुचि के अनुसार होनी चाहिए, उनके पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती हो। तीसरा, समस्या देने से पूर्व इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि समस्या बालकों के मानसिक स्तर की हो अथवा उनके अनुभवों पर आधारित हो। और चौथा है, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 127 का, कौन सा राइट हो जाएगा 127 में, बताइए। तो इसमें डी राइट हो जाएगा, यानी चारों सही है, तीनों सही है, सॉरी तीनों सही है, पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, तो डी वाला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा 127 में। अगला सवाल, ये भी अच्छा सवाल है आपका। सवाल कह रहा है, कक्ष में शिक्षण कार्य के दौरान अध्यापक द्वारा अधिगम क्रियाकलापों को उपलब्ध कराने का उदाहरण है। पहला है, छात्रों के द्वारा प्रश्न का उत्तर नहीं देने पर स्वयं जोर देना। किसी वस्तु को पढ़ाने के बाद छात्रों को उस सूत्र के प्रयोग द्वारा कुछ प्रश्नों को हल करने के लिए देना। और तीसरा है, पढ़ाई गई पाठ्यवस्तु का सारांश दोहराव करना। और चौथा है, उपरोक्त सभी। तो 128 का राइट आंसर ढूंढिए। तो देखो, पहला वाला भी होता है, दूसरा वाला भी होता है, तीसरा वाला भी होता है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा डी वाला राइट हो जाएगा। अगर मित्रों आपको स्लो लग रहा है तो आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं यूट्यूब से, और स्पीड बढ़ा करके आप जल्दी जल्दी भी सुन सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है 129 नंबर का, यानी अपनी सीरीज़ के अनुसार 9 नंबर वाला सवाल पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा प्रयोगात्मक कार्य का लाभ नहीं है। ये शब्दों का अच्छी तरह से ध्यान रखना है आपको, नहीं पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है, बालकों को व्यावहारिक व क्रियात्मक ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा, बालकों में विभिन्न तार्किक व निरीक्षण शक्तियों का विकास होता है। तीसरा, इससे बालकों में समस्या समाधान योग्यता का विकास होता है। और चौथा है, बालकों में रचनात्मक कार्य करने के अवसर प्राप्त होते हैं। पूछ रहा है किसके बारे में, प्रयोगात्मक कार्य के लाभ पूछ रहा है, और ये नहीं पूछ रहा है, मतलब लाभ नहीं है जो बताना आपको लाभ नहीं है 129 में। तो कौन सा हो जाएगा, सीधा सा दिख रहा है अपने को उत्तर। यहाँ पे पूछा है ना कि बालकों में समस्या समाधान योग्यता का विकास नहीं हो पाता, लेकिन होता है प्रयोगात्मक में, समस्या समाधान का योग्यता का विकास होता है इसमें। तो क्योंकि तर्क क्या, देखो यहाँ पे तर्क निरीक्षण कर रहा है, तो जाहिर सी बात है समस्या समाधान के ऊपर भी तो तर्क निरीक्षण होते हैं। तो और क्रियात्मक पहलू है, रचनात्मक कार्य होते हैं। तो ये तीनों तो लाभ है, और सी वाला नहीं है, ठीक है। अगला सवाल 10वां नंबर का सवाल है सीरीज के अकॉर्डिंग। सवाल कह रहा है आपके सामने
निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य सामग्री में नहीं आता है, नहीं आता है बता रहा है। टेप रिकॉर्डर, नमूने, ग्रामोफोन या रेडियो। तो 130 में कौन सा राइट हो जाएगा बताइए। टेप रिकॉर्डर होगा, नमूने होगा, ग्रामोफोन होगा या रेडियो होगा। तो कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? इसमें राइट हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, इसमें राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, नमूने। नमूने कौन सा श्रव्य सामग्री नहीं आती, क्यों? नमूने तो अपन दिखा सकते हैं। टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, रेडियो तीनों है। अगला सवाल 11 नंबर का सवाल है सीरीज के अकॉर्डिंग। सवाल कह रहा है विलियम जे जूडे के अनुसार परिवार की विशेषता नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। कम से कम 2 बिनलिंगी वयस्क साथ साथ रहते हो, यहाँ पर नहीं पूछा, ये भी ध्यान रखना। दूसरा, वे श्रम विभाजन के अनुसार कार्य करते हो, न कि एक ही कार्य में दोनों लगे हो। तीसरा, सी, वे विभिन्न प्रकार के आर्थिक और सामाजिक आदान प्रदान में लिप्त हो। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो कौन सा वाला राइट हो जाएगा 131 में? तो ये तीनों इसकी विशेषताएं नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट हो जाएगा। ये तीनों इस विलियम जूडे के अनुसार परिवार की विशेषता नहीं है, तो डी वाला राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, ऐसे सवाल भी आते हैं अपन, फिर भी वहाँ परीक्षा में अपन क्या हो जाता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है यार, कोई ना कोई तो विशेषता होगी, नहीं होगी। तो ये तीनों इसकी विशेषताएं परिवार की विशेषताएं नहीं है, इसलिए इसमें डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल 132, बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल अब की बार ज़्यादा आएंगे, ध्यान रखना, प्रैक्टिस करते रहें। सवाल है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन या कौन से कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? राइट पूछा है, RIGHT, राइट। तो पहला है अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है? अभी बैसाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को। दूसरा है निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को। तीसरा, अक्षय तृतीया चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। चौथा, निर्जला एकादशी आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को। बहुत शानदार सवाल है, आपको कन्फ्यूजन करने के लिए डाला हुआ है। तो आपको राइट आंसर बताना है इसका 132वें का राइट। तो इसमें आपको लग रहा होगा, अगर आपने पढ़ा है तो लग रहा होगा कि पहले वाला राइट है। एक सेकंड, क्या हुआ रे? पहले वाला राइट है और दूसरे वाला राइट है, यानी अब ऑप्शन ढूंढना है अपने को। बाकी ये दो तो गलत है, बाकी के गलत है, ये तीसरा गलत है, चौथा गलत है, तो ए वाला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। पहला और दूसरा सही है, यहाँ पर सही पूछा इसलिए ये वाला अपना राइट हो जाएगा। अगला सवाल 133 नंबर का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, अब की बार आ सकते हैं ऐसे सवाल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम निषेध लागू है? पिछली बार पूछा था रीट के अंदर, बाल श्रम प्रतिषेध किस वर्ष लागू हुआ, और अब की बार पूछ लिया जाएगा, अगर परीक्षा में अपना लक हो और पूछ लिया जाएगी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम प्रतिषेध लागू है। अनुच्छेद बताना है आपको। पहला है अनुच्छेद 15, दूसरा अनुच्छेद 14, तीसरा अनुच्छेद 17, चौथा अनुच्छेद 18। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 133 का? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 बी वाला राइट हो जाएगा, बी। तो राइट हो जाएगा अपना बी, अनुच्छेद 14। ये ध्यान रखना, 14 परीक्षा में आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो आप इसको, क्योंकि पिछली बार उल्टा पूछा था, अब की बार डायरेक्ट अनुच्छेद से पूछ सकते हैं, ये कोई भरोसा नहीं, कांग्रेस है। अगला सवाल है आपके सामने बहुत अच्छा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उपभोक्ता को क्या कहते हैं? उपभोक्ता शिक्षा दिलवाता है, उपभोक्ता विवाद उत्पन्न करता है, उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण संवर्धन करता है। ये अधिनियम की बात कर रहे हैं। और अधिकाधिक मुआवजा लगाना, तो क्या करता है ये संरक्षण अधिनियम? उपभोक्ता को अधिकारों का संरक्षण संवर्धन करता है। तो 34वें में राइट हो जाएगा आपका सी वाला राइट हो जाएगा। अगला सवाल 135 नंबर, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी है, ये क्या है भाई ओलंदी? ये बताना है आपको। पहला विवाह का प्रकार, दूसरा राजस्थानी लोकगीत, तीसरा राजस्थानी लोक नृत्य, चौथा नववधू के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री। ओलंदी, तो 135वां में राइट हो जाएगा। कौन सा? सोचिए, ओलंदी का मतलब होता है डी, नववधू के साथ जाने वाली लड़की स्त्री। अभी जाती है कि नहीं? अभी जैसे कोई
शर्मिली नववधू होती है तो उसके साथ एक आध लड़की को ले जाते हैं वापस 1-2 दिन 4 दिन के लिए, उसके साथ भी वो आगे नए घर में असमंजस मतलब अपने आप को वो डरा हुआ ना समझे, इसलिए वो एक आध जो छोटे बच्चे होते हैं वो जाते हैं उनके साथ, तो उसे कहते हैं ओलंदी। ये ध्यान रखना है, नवीन प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट। अगला सवाल 136, केंचुओं द्वारा खाद तैयार करना कहलाता है वर्मी कल्चर, हार्टिकल्चर, पिसीकल्चर या अर्बोरिकल्चर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 36वें में, 136 में। तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये पिछले साल भी पूछा गया था रीट में, मतलब पिछली बार वाली रीट में। अगला सवाल है 137, राजस्थान के मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस लोक देवता को छेड़छाड़ के देवता के रूप में पूजा जाता है? छेड़छाड़ शब्द ध्यान रखना आपको। 137 में पहला ऑप्शन है मेहाजी, दूसरा इलोजी, तीसरा रामदेव जी, चौथा वीर कल्ला जी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, सोचिए 137 में बी ऑप्शन। ये भीलवाड़ा में शीतला सप्तमी के दिन इलोजी बना करके रंग वगैरह खेलते हैं, तो इसमें अपन ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते क्योंकि ये छेड़छाड़ वाले देवता हैं। और यहाँ पे जो रंग वगैरह लगाते हैं लड़के लड़कियाँ या जो भी गांव के महिला वर्ग पुरुष वर्ग, वो आराम से किसी के साथ भी मतलब जैसे हमारे पास के गांव में क्या करते हैं, एक बड़ा सा जो कड़ाह होता है ना लोहे का, उसमें पानी भर देते हैं, फिर जो आता है उसको पकड़ पकड़ के उसमें डालते हैं, कलर लगाते हैं। तो अपन उसमें कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये एक लोक देवता को रूप में पूजा जाता है। तो शीतला सप्तमी के दिन भीलवाड़ा जिले में सबसे ज़्यादा इसके चर्चे होते हैं। अगला सवाल 138, राजस्थान में प्रसिद्ध खेसले कहाँ के हैं, ये बताना आपको। 38वां सवाल है केथुन कोटा, अकोला चित्तौड़गढ़, लेटा जालोर और खंडेला सीकर। खेसले शब्द पूछा है, प्रसिद्ध खेसले तो सभी को पता है, जो अगर जालोर साइड के होंगे तो उनको पता है, लेटा होता है। सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल 139 नंबर का सवाल है, राजस्थान में नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल पंचमी, आषाढ़ शुक्ल पंचमी, ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी या श्रावण शुक्ल पंचमी। नाग पंचमी कब मनाई जाती है भाई? तो ये मनाई जाती है आपके डी वाले ऑप्शन से, श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है। अगला सवाल 140 नंबर का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। बीजासन माता का मंदिर स्थित है कहाँ पे? बीकानेर में, चित्तौड़गढ़ में, बूंदी में या राजसमंद में? बीजासन माता बताइए। तो बीजासन माता का मंदिर है सी में, बूंदी में। ठीक है, बीजासन माता का मंदिर पहाड़ी के ऊपर है, बहुत अच्छा दर्शनीय स्थल है माता जी का, बहुत अच्छा स्थान है। अगला सवाल है 141 नंबर का सवाल है, ऐसा लोकवाद्य जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है। बहुत अच्छा ही सवाल है, इंपॉर्टेंट कर लो इसको। ऑप्शन नंबर पहला सिंगी, दूसरा है अलगोजा, तीसरा है रावण हत्था, चौथा है बपंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, सी क्या हो जाएगा? रावण हत्था। तो ये ध्यान रखना, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल 142 नंबर का सवाल है, सड़क पर चौराहे की हरी बत्ती किसका संकेत करती है? ये बताना है, रुकने का, चलने का, सावधान होने का या क्रॉसिंग बंद होने का। तो 142 में राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। इजी सवाल है, चलने का संकेत करती है हरी सब बत्ती, लाल बत्ती रुकने का और पीली बत्ती धीरे धीरे देखकर आगे बढ़ने का। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सरल उत्तक का उदाहरण नहीं है? देखो शब्द पे जाना, नहीं है पूछ रहा है। पेनेकाइमा, दूसरा है कोलेन काइमा, तीसरा है जाइलम, चौथा है स्क्लेरेन काइमा। तो राइट आंसर आपको 143 का बताना है। तो कौन सा वाला सरल उत्तक नहीं है? तो जाइलम हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। ये पिछली बार 2016 वाली रेट में पूछा गया था। अगला सवाल 144, हमारे शरीर में संतुलन भोजन का महत्व है, संतुलित भोजन का महत्व बताना आपको। क्रिया एवं गति के लिए ऊर्जा देना, शरीर की वृद्धि एवं उचित विकास करना, त्वचा का पोषण एवं आँखों की ज्योति बढ़ाना और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें तो मेरे को सभी लग रहे हैं भाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलो अगला सवाल 145 नंबर का सवाल है,
ऐसे देखा जाए तो 25 नंबर का सवाल है सीरीज़ के अकॉर्डिंग। तो भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, सीधा सा सवाल है, मधुमेह, टिटेनी, गाइटर या क्रेटिनिज्म। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 145वां में सी हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर है अपना, गाइटर। क्या बोलते हैं इसको, गाइटर। अगला सवाल, शानदार सवाल है, निहाल चंद किस शैली के कलाकार थे। अब की बार चित्र शैली से सवाल बन सकता है मित्रों। तो पहला ऑप्शन है आपके नाथद्वारा, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है किशनगढ़, चौथा है बूंदी। अजमेर वालों को अच्छी तरह से आता होगा, तो ये आपका सी राइट हो जाएगा, किशनगढ़। अगला सवाल 47 नंबर का सवाल है, द्रवित पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव होता है प्रोपेन, दूसरा मीथेन, तीसरा ब्यूटेन, चौथा है ऑक्टेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 147 का, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ब्यूटेन, द्रवित पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव है। अगला सवाल, यह ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सकता। हसन निज़ामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के लिए कह रहा है भाई। पहला जैसलमेर का किला, दूसरा जालौर का किला, तीसरा चित्तौड़गढ़ का किला, चौथा तारागढ़ बूंदी का किला। तो 148 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, हसन निज़ामी के अनुसार। तो पहला ऑप्शन आपका 148 में राइट हो जाएगा, जैसलमेर का किला। अगला सवाल, सेकंड लास्ट पर्सन है, चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कितने राइट हुए कितने नहीं हुए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अच्छे सवाल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। अब की बार सौरमंडल जोड़ा हुआ है, वैसे जोड़े हुए तो 2011-2012 में भी थे, लेकिन रीट के बीजेपी सरकार के टाइम हटा दिए गए थे। अभी वापस कांग्रेस सरकार है तो वापस जोड़ दिया गया है। तो पहला ऑप्शन आपके शुक्र ग्रह, दूसरा धूमकेतु, तीसरा ग्रह, चौथा निहारिका। सौरमंडल का भाग नहीं है, कौन सा नहीं है जो बताना है आपको। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपका, निहारिका नहीं होती है। शुक्र ग्रह होते हैं, धूमकेतु होते हैं, ग्रह होते हैं, लेकिन निहारिकाएँ नहीं होती है। अगला सवाल 150 नंबर का सवाल है, अच्छा सवाल है, एक सेकेंड नीचे कर लेता हूँ। सवाल है आपके सामने, राष्ट्रीय वन नीति, बहुत अच्छा सवाल। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार देश के कम से कम कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का होना अति आवश्यक है। 33%, 25%, 40% या 20%। तो लास्ट एंड फाइनल सवाल आपको सभी को आता होगा, राजस्थान वासियों को। तो ऑप्शन नंबर ए 33%। तो आई होप आपके 30 में से 30 राइट हो गए होंगे। न भी हुए हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगली वाली सीरीज़ में आप कर लेना। तो आप सभी से निवेदन है कि चैनल को आप अपने खुद के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और नए वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। तो आप सभी को एक बार फिर से रीट की शुभकामनाएं। हो सकता है 20 जून को हो जाए, होना भी चाहिए, क्योंकि बोरिंग होने लगे, अब तो मन ही नहीं करता है पढ़ने का। इसलिए आई होप कि 20 जून को रीट हो जाए और हम सब एक बार फिर गढ़ फतेह कर लें। तो आप सभी को सीरीज़ अच्छी लगी होगी। कल मिलते हैं फिर नई सीरीज़ के साथ। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद।